अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना बादशाह। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, पीडीएम ने ऐलानात तो बड़े बड़े किए थे और आखिरकार उन्होंने एक डेडलाइन भी दी थी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को 31 जनवरी की। जी हाँ, आज 31 जनवरी गुजर गई है, तकरीबन ख़त्म हो चुकी है ये डेडलाइन, सिर्फ 2 घंटे बाकी हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बिल्कुल खातिर में ना लाते हुए उनकी किसी धमकी को कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया, बल्कि इस पर शायद सोचा तक नहीं। ऐसे में अब पीडीएम का अगला लाहेअमल क्या होगा, देखना तो ये है कि वो पीडीएम जो इस्तीफ़ा मांगने गई थी और इस्तीफ़े का मुतालबा किया, उन्हें इस्तीफ़ा तो ना मिला, लेकिन उनके अपने जो डिफरेंट ऑप्शंस थे उनका क्या बना। क्या उन तमाम ऑप्शंस के ऊपर अमल दरामद हो चुका, होना बाकी है, या कभी हो भी पाएगा या नहीं? क्योंकि फ़िलहाल तो हमें ये नज़र आ रहा है कि जैसे इत्तेफ़ाक़ राय ही मुख्तलिफ ऑप्शंस पर नहीं हो पाता, कभी हिकमत अमली तय ही नहीं हो पाती, कभी टाइमिंग पर एतराज़ हो जाता है। लेकिन बहरहाल देखेंगे इस पीडीएम का आखिर मुस्तकबिल क्या होगा। कहीं इस पीडीएम ने हुकूमत को कमज़ोर करने के बजाय मजबूत तो नहीं कर दिया, क्योंकि हमने ये ज़रूर देखा है कि अलबत्ता नवाज शरीफ साहब हों, मरियम साहिबा हों, बिलावल हों और अब हत्ता कि मौलाना फजलुर रहमान के भी लहजे में तब्दीली आ चुकी है और कुछ नरम मौक़िफ़ उन्होंने अपना लिया है। ये सब कुछ क्या है, आज इस हवाले से सबसे पहले जायज़ा लेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम सियासी मामलात की तरफ जाएं, जिस पर हम ज़ाहिर है गुफ्तगू करते ही रहते, एक बड़ी अच्छी खबर है, इमरान साहब और हिलाली साहब सब पाकिस्तानी जानते हैं कि फ़ाइनली कोरोना वैक्सीन अब पाकिस्तान पहुंच रही है। तैयारे में लोड भी हो चुकी है चाइना की तरफ से और कुछ ही ज़ाहिर है घंटों में पहुंच भी जाएगी और उसके बाद फिर आवाम तक पहुंचेगी। इस सिलसिले में बात करना बड़ा ज़रूरी है और सबसे पहले हिलाली साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू ले लेती हूँ। सर, क्या लग रहा है आपको, कोरोना वैक्सीन पर हुकूमत पर बड़ी तनकीद हो रही थी कि जी इनकी कोई प्लानिंग नहीं है, कोई पता नहीं है कहाँ से मंगवा रहे हैं, कब आएगी, कितने लोगों को मिलेगी, कुछ नहीं पता। लेकिन आपको लगता है वो गैर ज़रूरी तनकीद थी? फाइनली वैक्सीन भी आ रही है, हिकमत अमली भी सामने आ रही है। अब और भी तनकीद होगी, इसलिए लोग पूछेंगे भाई कौन सा वैक्सीन आप दे रहे हैं, किसको। मिसाल के तौर को पहले जो लोगों को वैक्सीनेट हो रहे हैं, क्या उनको साइनोफार्म मिलेगा, कि उनको मॉडर्ना मिलेगा, क्या उनको फाइजर मिलेगा, क्या उनको स्पुटनिक मिलेगा, कौन सा वैक्सीन है जो उनको मिलेगा और किस बेसिस पे आप वो वैक्सीन को तकसीम करेंगे। अब तो बहुत ही बड़ी बातें आ जाएंगी ना। अच्छा। इसलिए कि वैक्सीन की असर और इफिकेसी जो है वो बड़ी जरूर। कोई वैक्सीन है, एक जॉनसन एंड जॉनसन का भी नया आया है, वो 60% 66% है। वो फाइजर जो है वो 95% है, मगर दूसरे जो हैं 70 है, कोई 80 है। देखिए, तो किस बेसिस पे ये तकसीम होगा? कोई कहेगा कि मुझे 95 चाहिए, तो क्या आप उसको 66 दे देंगे? तो ये बड़ी बातें हैं जो मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि अब वैक्सीन्स तो आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, मगर ये कैसे होगा तकसीम, किस बेसिस पे होगा। बूढ़ों को ज्यादा जी, इसके लिए उन्होंने बिल्कुल बनाई हुई है स्ट्रेटेजी कि पहले जो हैं जो खुद लोग हैं जो ट्रीट कर रहे हैं, जो स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ, उनको पहले मरहले में दिया जाएगा सबसे पहले। नहीं, वो तो आप तो मुझे नहीं समीना, आप तो मुझे बता रही हैं जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है वो तो छोड़ें। मैं कह रहा हूं उनको कौन सा वैक्सीन देंगे? मॉडर्ना देंगे, साइनोफार्म देंगे, जॉनसन एंड जॉनसन देंगे, स्पुटनिक देंगे, कौन सा देंगे? यानी किस एज ग्रुप के लिए कौन सी वैक्सीन ठीक है? क्योंकि मुख्तलिफ 2-3 तरह की अब तो आ रही है ना आने वाले दिनों में, ठीक है। यानी आपको लगता है कि अभी मजीद भी इसमें मजीद भी क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। लेकिन इमरान साहब, थोड़ा सा इस हवाले से आप जो इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहे वो भी शेयर करें और साथ साथ वज़ीर ख़ारजा ने ये बताया कि जी अवाम के लिए तो ये वैक्सीन मुफ्त भी फराम की जाएगी हुकूमत की तरफ से जो होगी। तो इस अमल को आप कैसे देखते हैं? एक अच्छा फेल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, चलें शुक्र है, कुफर टूटा खुदा खुदा करके कि चले आ तो गई। ये अलग बात है कि जो लाली साहब कह रहे हैं कितने ही सवालात हैं, लेकिन ये अच्छी बात है, हुकूमत ने बिलाखिर ये अच्छा फैसला किया और अच्छा काम किया कि मंगवा ली। अब आज जो 5 लाख आ रही है वो तो है साइनोफार्म। उसके बाद हिलाली साहब जो आप बात कर रहे हैं ना, उन कंपनीज की तो आ ही नहीं रही, ना फाइजर की आ रही है, ना जॉनसन एंड जॉनसन की आ रही है। यहाँ तो आइसोजाइनेका की आएगी। अब वो, हाँ जी, अब उसमें ये चीज़ें हैं कि जो आएगी कंपनी जिसकी आएगी वहाँ पे वो ही इन्होंने देनी है ना, क्योंकि फाइजर या दूसरे जो मल्टीनेशनल्स हैं उनको तो पहले ही दूसरे मुल्कों से भी काफ़ी ऑर्डर मिल चुके हैं। लेकिन मैं समझता हूँ हुकूमत ने एक अच्छा काम किया
और 60 साल से जो जायद उम्र लोग हैं उनके लिए भी जो स्ट्रेटेजी बनाई गई है वो भी बेहतर है कि उनको पहले ये वैक्सीन दी जाए ताकि बिल्कुल ऐसे ही। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में सिलसिले में कहना चाह रहे हैं नहीं जी? हाँ प्लीज देखिए, 2-3 चीजें समझिए प्लीज। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये अच्छी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है ये, मगर ये उन्होंने वादा किया था, जो शुक्र है ये वादा पूरा हो गया था, शुक्र है शुरू होगा, मगर 5 लाख तो कुछ नहीं है ना। हर आदमी को 230 मिलियन पीपल हैं इस मुल्क में, वो कब खत्म हो, कितने देर में वो सब होगा, सोचना चाहिए। मगर मैं फिर आपको कहता हूं, मैं किसी डॉक्टर और साइंस बेस्ड एक पढ़ना चाहता हूं या सुनना चाहता हूं कि किस बेसिस पे ये इनको एलोकेशन करेंगे। क्या बुड्ढों को आप फाइजर देंगे? फाइजर जो इतना रिस्की है, मिसाल के तौर पे अगर फाइजर नहीं आ रहा है ये कह रहे हैं, तो कौन सा है जो लेस रिस्की है बुड्ढों के लिए? कौन सा एज ग्रुप है जिसको क्या देंगे? ये सब चीजें देयर आर होंगे डिफाइंड। बिल्कुल, ये आपकी कंसर्न बिल्कुल ठीक है, जायज हैं, और वी होप कि इस सिलसिले में भी जब इतनी सारी चीजों में प्लानिंग हो रही है तो इसमें भी कुछ ना कुछ चीजें आ जाएंगी इंशाल्लाह, होपफुली। चलिए जनाब, थोड़ा सियासत के मैदान का रुख करते हैं, और जैसे कि पीडीएम की हम बात कर रहे थे, और पीडीएम के हवाले से सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी इमरान साहब, इस्तीफा तो ना आया, अगली हिकमत अमली क्यों नहीं आई अभी तक, ये समझ नहीं आ रही। समीना, बात ये है कि इस्तीफे लेने की बात हो या इस्तीफे देने की, दोनों चीज़ों में पीडीएम जो है वो फेल हुई है। ना वो इस्तीफा ले चुकी सके हैं, ना इस्तीफा दे सके हैं। और मैं पहले भी कहता था कि ये हम इस प्रोग्राम में कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि इस्तीफे नहीं आएंगे, सिर्फ ये एक प्रेशराइज करना था, दबाव बनाना था हुकूमत पे। ये इसीलिए था, सबको पता था कि ये इस्तीफे नहीं आएंगे। दूसरी बात ये, जो बयानिए की जिस बयानिए की बात की जाती है, तो मियां नवाज शरीफ का बयानिया जो था वो इसलिए वो था कि वो समझते थे कि मुझे अब जो स्पेस बिल्कुल नहीं मिल रही है, मुझे जो दीवार के साथ लगाया जा रहा है। इमरान साहब, मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए, उस पे तो मैं आती हूँ, मैं बयानिए पे और जो सब नरम क्यों हुए उस पर बात करती हूँ। जो आपने बात की है पहले, मैं उसके ऊपर बात करना चाह रही हूँ कि हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 31 जनवरी आएगी और उसके बाद फिर एक नई स्ट्रैटेजी आएगी कि जी नई इस्तीफा आया, लिहाजा अब हम ये करने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी तक ऐसा है नहीं। बिलावल भुट्टो ने सिर्फ एक ट्वीट किया है, जो मैं ज़रा सुना देती हूँ, जो कि अगली हिकमत अमली के हवाले से कुछ बात कर रहे हैं। लेकिन वैसे वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि जी सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो नाकाम हो चुके हैं इस्तीफ़ा देने में, और उन्होंने ये भी कहा है कि ये उनके लिए एक बाइज़्ज़त मौका था कि वो तमाम तनाज़ात से हटकर अपनी आराम से इज़्ज़त बचा लेते, क्योंकि काम तो उनसे हो नहीं रहा। साथ ही साथ उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को भी मैसेज दिया कि जी खुद को तनाज़ात से दूर कर ले, सियासी जमातों को खुद चीज़ें जो हैं हमारी रिजॉल्व करने दे। एक जो उन्होंने बीच में एक इंदिया दिया है आगे की लाहेअमल का, वो ये है कि जी लॉन्ग मार्च, अदम एतमाद या इस्तीफ़ों के हवाले से आइंदा इजलास में गुफ्तगू होगी तो फिर कोई लाहेअमल का ऐलान किया जाएगा। तो इस तरीके का उनका एक ट्वीट किया है। मुझे आप ये बताएं, ये ट्वीट को छोड़ें, जब आपने ये फैसला कर लिया कि आपने ज़िमनी इलेक्शन में भी हिस्सा लेना है, जब आपने ये फैसला कर लिया कि आपने सेनेट इंतखाबात में भी हिस्सा लेना है, तो फिर इस्तीफों की बात खत्म हो गई। इस्तीफों की बात तो उसी दिन खत्म हो गई थी। इसलिए आज ये कहना कि आज डेडलाइन, भाई जब उन्होंने कह दिया कि हमने इलेक्शन में हिस्सा लेना है, तो इसका मतलब है कि वो इस्तीफा नहीं देने जा रहे। बिल्कुल। अब अगली बात ये है कि अब आइंदा क्या स्ट्रेटेजी होगी, तो आइंदा भी ऐसी ही स्ट्रेटेजी होगी होम्योपैथी की। जब तक अपोजिशन लॉन्ग मार्च नहीं करती और वहां पे धरना नहीं देती, सख्त मौकफ पे नहीं आती, उस वक्त तक समझ लें कि ये सिर्फ सियासी गेमिंग की हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। ठीक हो गया। हिलाली साहब, आपका क्या ख्याल है? 31 तो गुजर गई लेकिन स्ट्रेटेजी कोई नहीं आई। आप इसकी नाकामी, यानी अगर की स्ट्रेटेजी कोई ना बता देने में, इस नाकामी का जिम्मेदार किसको समझते हैं? मरियम को, बिलावल को, या फिर मौलाना को, या कोई और? देखिए, मैं लाहौर के मार्च के बाद आपको कहा था कि इनमें हवा ख़त्म हो गया है पीडीएम का। इन्होंने क्या हासिल किया है? क्या सिलेक्टर्स तगड़े नहीं हो गए हैं? बहुत तगड़े हो गए। क्या रेजिग्नेशंस इन्होंने हासिल किया? क्या गवर्नमेंट हिली हुई है? बिल्कुल नहीं। ये जलसे बिल्कुल बेकार, और जितने स्टेज पे लोग चढ़े हुए थे सब झूठे नजर आ रहे हैं अभी तो। ये एक ही चीज इन्होंने हासिल किया है, इन्होंने कोरोना फैलाया है, नफरतें बांटी हैं, और इत्तेहाद जो है
वो उस पर कम हुआ है और कुछ नहीं हुआ है इसमें। आई मीन इट्स टेरेबल। अगर आप मैं आपको एक एक करके नाम ले सकता हूं। मौलाना साहब देखिए, उनके चेयरमैनशिप से, पीडीएम के चेयरमैनशिप से पहले उन्होंने सीट खो गए थे। उनको ऑनरेरियम 12 करोड़ नहीं मिल रहा था जो वो मिलना चाहिए था, वो कश्मीर कमेटी के से चेयरमैनशिप से। उनको अपना घर जो था, उनका घर जो था मिनिस्टर्स एनक्लेव में, वो खत्म हो गया था। वो आइसोलेट हो गए थे। उनकी पार्टी अब टूट गई है। उनका स्टैंडिंग जो है कम हो गया है। वो अब थूक के चाट रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो इदारा है, ये जो कह रहे थे हम ऐसी की तैसी तुम्हारे को कर देंगे, ये कह देंगे छोटा सा गिला है, ये तुम लोग, हम वी आर ऑल इन अ फैमिली, ये छोटा सा गिला है और कुछ इससे ज्यादा नहीं है। इनकी अपनी लिबर्टी थ्रेटन हो गई है। ये किसी वक्त भी जेल पे जा सकते हैं। तो ये क्या माने कि अभी भी ये नहीं मान रहे, अभी भी ये समझते हैं कि कुछ हो सकता है। ये क्यों कह रहे हैं फौज को कि भाई तोड़ो मत पार्टीज को। भाई तुम अगर इकट्ठे हो तो कैसे टूटेगा पार्टी। तो ये तो मत कहो कि उनको अपील कर रहे हो कि आप मेहरबानी से पार्टियों को ना तोड़ें। एक तरफ आप ये भी अपील कर रहे हैं कि आप इंटरफेयर ना करें, हाँ, और फिर साथ ये भी कह रहे हैं कि जी आप इंटरफेयर, और वो नाजायज, और वो नाजायज सेनेट जो इन्होंने कहा, ये नाजायज सेनेट को वो खुद मेंबर बनना चाहते हैं। शायद अभी 50 करोड़ इकट्ठे करेंगे सीट खरीदने के लिए। व्हाट इज दिस यार, फॉर गॉड्स सेक। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे शर्म आती है। अच्छा, आपने जो तजादात बताए हैं ना हिलाली साहब, वो हम दिखा भी देते हैं स्क्रीन पर। एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से तुंदो तेज बयानात भी आते रहे मौलाना के, और उसके बाद फिर वो सॉफ्ट कैसे हो गए, उसकी वजह तो मैं इमरान साहब से जानूंगी। तो ये जनाब एकदम तब्दीली आ गई इमरान साहब, ये तब्दीली मौक़िफ़ में मायूसी की वजह से आई है कि हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा, या कोई डील हो गई है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है? मायूसी बिल्कुल भी नहीं है। इसमें जो चीज़ें ना आप समझिए, पीडीएम है, उसमें आप समझ ले कि विनर कौन है। मैं समझता हूँ कि पीडीएम में सबसे अच्छी जो पोजीशन हासिल की है वो पीपल्स पार्टी ने की है। उसने विन विन खेला। किस तरह से देखिए, पीपल्स पार्टी हो गई थी महदूद सिर्फ सिंध तक। पीडीएम के जलसों के जरिए से, पीडीएम के मेले के जरिए से वो पूरे पाकिस्तान में उसे मोबिलाइज होने का एक तो मौका मिला। उसने अपने कारकुन को एक्टिव किया, उसका कारकुन दोबारा से एक्टिव हुआ और चीज़ें हुई, और वो उसने फिर उसने इस्टेब्लिशमेंट के सामने अपनी पोजीशन को बेहतर किया और बताया। और फिर मैं समझता हूँ जरदारी साहब को ये क्रेडिट आपको ज़रूर देना पड़ेगा कि उन्होंने घर पे बैठ के इस तरह की मूवमेंट बनाई कि ना सिर्फ पीडीएम की पूरी मूवमेंट को कैप्चर कर लिया, बल्कि अपनी अहमियत का एहसास भी दिलाया। अब आ जाते हैं मौलाना साहब के मौक़िफ़ की तरफ। तो मौलाना साहब का असल मामला ये है कि शुरू से मौलाना साहब जो हैं वो इदारों के साथ रहे हैं, बिल्कुल अटैच रहे हैं, उनके साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। जो अब ये गुस्सा था, असल में ये गुस्सा नहीं, ये शिकायत ही थी। शिकायत ये थी कि आप हमें लिफ्ट क्यों नहीं कराते, आप हमें उस तरह से करते। अब अगर कोई इशारा आ गया होगा तो मामला ठीक हो गया। मामला डील प्यार मोहब्बत से हो गए हैं या मायूसी हो गए हैं कि ये पीपल्स पार्टी तो कुछ कर नहीं रही है? आपको नजर आएगा, आपको ये नजर आएगा कि बिल्कुल भी मायूसी नहीं है, बल्कि ये कहीं से उनको इशारा है। अब मैं आपसे वो सवाल कर लेती हूँ जो मैंने हिलाली साहब से भी किया। आप वैसे तो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी गेनर आपको नजर आ रही है इसमें, लेकिन देखने वाले तो ये सवाल कह रहे हैं कि ये शायद पीपल्स पार्टी ही की वजह से पीडीएम उस तरह कामयाब नहीं हो सकी जो वो चाह रही थी करना, क्योंकि हर मामले में पीपल्स पार्टी ने एतदाल पसंदी का रास्ता अपनाया। पीपल्स पार्टी मैं क्यों कह रहा हूँ कि विनिंग पोजीशन पे है, इसलिए कि देखें पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले इस्तीफों के हवाले से अपना मौक़िफ़ मनवाया, सेनेट इलेक्शन के हवाले से अपना मौक़िफ़ मनवाया। अब मुझे इस तरह से लगता है कि आप देख लेंगे कि लॉन्ग मार्च और जो धरने की बात है उस पे भी वो अपना मौका मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक कर रही हूं। हाँ जी, लेकिन उससे नुकसान तो पीडीएम को हुआ है कि नहीं हुआ? पीडीएम को सुन लें, ये सियासी जमातें जो हैं इनमें से किसी को भी पीडीएम का मुस्तकबिल उतना अजीज नहीं है जितना कि खुद अपनी पार्टी का। बिलावल भुट्टो जरदारी हों या मरियम नवाज या फिर मौलाना फजलुर रहमान, ये पहले अपनी अपनी पार्टी का सोचेंगे फिर पीडीएम का सोचेंगे। हिलाली साहब, ऑपोजिशन ने ये हुकूमत को मजबूत किया है या कमजोर किया है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। उनका तो कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ गया मुझे लगता है गवर्नमेंट का। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, मजबूत किया है हुकूमत को।
और मैं आपको नून के बारे में ये कहूँगा कि अब वो आज़ाद कश्मीर के भी इलेक्शन हार जाएंगे। अभी तो मैं इधर ही बैठ के आपको कह सकता हूँ, इसलिए कि आज़ाद कश्मीरी जो हैं वो लूजर्स को, जो हारे हुए लोग हैं, उनको परवाह नहीं, उनसे ज़्यादा उनको ये नहीं होता है दिलचस्पी। दूसरी बात, और इनकी जितनी बदमाशी और कब्ज़ा ग्रुप्स और भत्ता जो कर रहे थे ये जो नून वाले हैं पंजाब में, और आप देख रहे हैं जो बिल्डिंग गिर रहा था, ये जो बिल्डिंग गिराया गया था, ये पूरा प्लाजा जो गिराया गया था, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये कब्जे ग्रुप वर ऑल इन देयर कंट्रोल। अब देखिए, मैं आपसे एक चीज पूछना, और ये तो कुछ नहीं है। अगर इनके हुदैबिया और ब्रॉडशीट खुल जाए ऑन द बेसिस कि वो जस्टिस का क्या रिकमेंडेशन है, तो मैं समझता हूं शरीफ फैमिली और नौकर सब समेत एक जेल में शायद चले जाएं। दूसरी बात मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं, एक बड़ी अफसोस की बात मैं आपको कहना चाहता हूं। मुझे एक बहुत अहम आदमी सिंध का फोन किया 10 दिन पहले। उसने कहा, राजी साहब, मैंने एक इलेक्शन लड़ा है और उस इलेक्शन में जिस किस्म की पुलिस की हरकतें थी, तो उससे ऐसा लगता है कि इट इज़ पॉइंटलेस कि हम फ्री इलेक्शंस में, हम इलेक्शंस में उम्मीद रखें कि जब तक एक पार्टी कंट्रोल करती है सिंध को बाई इलेक्शंस में, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप जीत सकें। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बिल्कुल सही है। तो मुझे कहने लगा क्या आपका मशवरा क्या है? मैंने कहा कुछ मत करें। देखिए, जब तक गवर्नमेंट जो है प्रोविंस की एक पार्टी के साथ है, माफ करिए, आई एम सैड टू से दिस, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो बाई इलेक्शन को लूज करें, वो बाई इलेक्शन हारें। शायद अगर आप कहें, शायद कराची में वो हो, इसलिए कराची में पीपीपी के कोई एक वोटर भी नहीं है, मगर उसके अलावा ये कभी कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, लेकिन इमरान साहब, मेरा इसमें सवाल अब जरूर ये है कि बहरहाल अभी जाहिर है कोई इन्होंने ऐसा अनाउंसमेंट तो नहीं कर दिया कि जी खत्म हो गई पीडीएम, इस तरह सेनेट इलेक्शन एक ब्रेक है। आपको लगता है उसके बाद या तो अदम एतमाद या फिर लॉन्ग मार्च, दोनों में से किसी एक ऑप्शन की तरफ जाएंगे? इस्तीफे तो बहरहाल नहीं दे। देखिए, सेनेट इलेक्शन के बाद होगा, लेकिन सेनेट से पहले समझे, ये सारी गेम ही सारी सेनेट इलेक्शंस की है। अब तो गेम खत्म नहीं हो गई। कहाँ गेम खत्म हो गई? अगर गेम खत्म हो जाती तो खटक साहब ये बात करते कि अगर मैं हट जाऊं तो एक दिन में। अच्छा, आपने अच्छी बात की है। अब समझे, चले जी सुन लेते हैं। अच्छा, ये बड़ा आज बड़ा उनका जो गुफ्तगू का हिस्सा है, बड़ा जो हमने देखा डिस्कशन में रहा है, ये क्या धमकी दे रहे थे इमरान खान को? ये मेरी गुजारिश समझे, ये धमकी समझे, चेतावनी समझे या तजवीज़ समझे। बात ये वो ये कह रहे हैं कि मैं मामलात को इस तरह से हैंडल कर सकता हूँ, और असल पैगाम वो दे रहे हैं ये कि अगर मेरे लोगों को आपने सेनेट का इलेक्शन ना दिया, सेनेट के इलेक्शन में टिकट ना दिया, सेनेटर मुंतखब ना करवाया, तो फिर बच्चों मैं अलग हो जाऊंगा। और तो मैं अलग कर दी है, तरदीद है कि मेरा बयान ऐसे सियासत में इसी तरह से होता है। सियासत बात कर भी दो और ना भी बाद में तरदीद हमेशा की जाती है, और पाकिस्तान में तो रिवाज है कि तरदीद ही उस बात की होती है जो बात सच्ची हो। जिस बात पे हुकूमत की तरफ से ये कहा जाए ना कि ये नहीं होगा, जैसे माशाल्लाह से आज पेट्रोल की कीमतें हैं, और उस पे भी आते हैं अभी। चले जी, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक लेकर आते हैं, तो मजीद भी कुछ गुफ्तगू बात करेंगे मुख्तलिफ उमूर के हवाले से। सेनेट इंतखाबात भी हैं, पीडीएम का फाइनली क्या होगा, और ये भी कि जो पेट्रोल प्राइस दोबारा से बढ़ गए हैं, ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा। एक ब्रेक के बाद जी जनाब, क्या करेगी अब पीडीएम, जानते हैं कुछ हिलाली साहब क्या खबर देते हैं हमें। हिलाली साहब, आपके नज़दीक अब जब 4 तारीख को इजलास होगा पीडीएम के सरबराहान का, फिर से बैठेंगे, तो आपको लगता है कि अब की बार कोई इत्तेफाक हो जाएगा कि जी तहरीक अदम एतमाद लाई जाए या लॉन्ग मार्च किया जाए? मुझे नहीं पता ये क्या प्लान कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने एक वादा तो पूरा किया, एक वादा भी नहीं पूरा किया। उन्होंने कहा कि 31 तक इस्तीफे आ जाएंगे। इस्तीफे तो बहुत पहले दे दिए गए थे, मगर लीडरशिप ने सबमिट नहीं किया, इसलिए कि मेरे ख्याल में कोई रिजाइन करना नहीं चाहता है। अब क्या समीना, ये क्या आप कह सकते हैं? ये बिलावल भुट्टो का जो तकरीर जो स्टेटमेंट था आज, मैं जानना चाहता हूं ये किस मुल्क के बारे में बात कर रहा था, ये किस मुल्क में है, ये व्हाट इज ही सेइंग? मुझे समझ ही नहीं आ रही है। भाई, तुम लोगों ने
3 महीने से हर वादा तुम्हारा, हर चीज तुम्हारा, इट इज टर्न्ड आउट टू बी यूजलेस, खत्म। ये टूट गए हैं पार्टी। देखिए एक जमाने में फजल रहमान के साथ लोग क्यों गए थे, क्यों बुलाया था उनको, पार्टी की लीडरशिप क्यों मिली थी, इसलिए वो ऐसे करता था और 50,000 तालिब आ जाते। अब नहीं आ रहे हैं वो। पहले तो समीउल हक भी अलग हो, उसका लड़का भी अलग हो गया है, इमरान खान के साथ उसकी मुलाकात हुई है। अकोरा खटक के जो तालिब जो हैं मदरसे, दे आर नॉट विद मिस्टर रहमान। तो मैं ये जानना मौलाना को तो से लग रहा है पीडीएम ने वैसे नुकसान ही पहुंचाया, उनको तो बेचारे को अपनी पड़ गई है कि क्या हुआ है। लेकिन हिलाली साहब, इसका मतलब आप ये इस बात से इत्तेफाक कर रहे हैं कि इनका किसी बात पे आगे भी इत्तेफाक नहीं होने वाला? नहीं, मेरे ख्याल में आपने खुद बड़ी अच्छी तरीके से बताया और इमरान भी बताया कि जरदारी जो है उसने अब सब चीज कर लिया है उसको। आप मुझे बताएं, उसका एक रिश्तेदार जेल में नहीं है, उसका ट्रांसफर हो जाएगा केस, वो हर चीज करता है, बाई इलेक्शंस में वो जीतता है और किस तरीके से जीतता है, तो व्हाई शुड ही, वो क्यों खराब करे माहौल को इनके लिए, इनसे वो क्या हासिल करेगा। ऑल राइट इमरान साहब, एक और चीज़ जो बड़ी इससे रेलेवेंट है वो ये कि ये भी बड़ी तनकीद हो रही है ना कि भाई ऐसा मौका, पीडीएम का सारा मामला और सारे कायदीन, और बख्तावर की शादी में कोई नज़र ही नहीं आया, ना मौलाना ना मरियम, ये क्या चक्कर है? अच्छा, वो शादी की बात पहले कर लेते हैं कि उन्होंने ये फंक्शन सिर्फ फैमिली, फ्रेंड्स और फैमिली के जो लोग हैं उनके लिए रखा था, तो इसलिए उन्होंने इवन पीपल्स पार्टी के भी जो लोग थे सियासी, उनको उसमें उस तरह से नहीं बुलाया। बल्कि उन बिलावल हाउस का ये कहना है कि उसके लिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद भी कहा कि हम इस्लामाबाद में और लाहौर में दोनों जगहों पे अलग अलग भी फंक्शन रखेंगे। अच्छा, पीपल्स पार्टी के लोगों के लिए? पीपल्स पार्टी और सियासी लेकिन लोगों यूनिटी तो शो करनी चाहिए थी ऐसे मौके पे। नहीं, लेकिन वो उन्होंने उसको बिल्कुल रखा ही फंक्शन फैमिली का है ना। मरियम तो कहती है जरदारी साहब मुझे बेटी कहते हैं, मेरे सर पे हाथ रखते हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं। उन्होंने अपनी बेटी को ही नहीं बुलाया, अपनी बेटी दूसरी बेटी की शादी। जरदारी साहब तो कई लोगों को बेटा और बेटी कहते हैं, तो उसका मतलब है अगर वो सब कोई बुला लेते तो फिर तो वहारों का मजमा हो जाता। मरियम तो मरियम है, लेकिन नहीं, उन्होंने सबको एक नजर से देखा है ना, उन्होंने उस तरह से नहीं देखा। लेकिन बहरहाल ये जरूर है कि उन्होंने ये तय किया था कि इसमें सिर्फ करीबी लोग, सिर्फ फैमिली और फैमिली फ्रेंड्स को बुलाया जाए। लेकिन आप इस बात से इत्तेफाक नहीं कर रहे कि कोई इख्तिलाफात ही नहीं? इख्तिलाफात उस तरह से नहीं है पीडीएम में। ये आप मेरी बात लिख लें कि मरियम और ना करें, मौलाना साहब तो इतने खफा लगते हैं भाई, खफा चेहरा ही उतर गया उनका। खफा होना अलग बात है, इख्तिलाफात होना अलग बात है। आप एक चीज को, नुक्ता नजर जो है वो किसी का दूसरा हो सकता है, लेकिन इख्तिलाफ उस तरह से होना कि जनाब बिल्कुल ही आप एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं, वो नहीं है। तो अब ये किसी लॉन्ग मार्च पे डिसाइड कर लेंगे डेट, या फिर अदम एतमाद पहले आएगी? आपको क्या लगता है? मैं आपसे कई दफ़ा ये कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ, हिलाली साहब आप भी नोट कर लें कि जो पीपल्स पार्टी के बैकडोर डायलॉग्स चल रहे थे, ये दोनों चीज़ें, अदम एतमाद का होना या फिर बार बार जो पूछ रही हैं लॉन्ग मार्च, इन दोनों का फैसला उस तरफ से होगा कि इशारा क्या होता है। अगर पीपल्स पार्टी को ये इशारा हो गया कि जनाब आप अदम एतमाद कर लें, तो फिर अदम एतमाद हो जाएगी, दमादम मस्त कलंदर हो जाएगा। अगर ना हुआ तो फिर लॉन्ग मार्च की तरफ ये जाएंगे। लेकिन एक बात आप जहन में रखें कि अपोजिशन के पास मामलात पूरे हैं, उनको वोटों की जितने की ज़रूरत है वो मैनेज, वो एक इशारे से उनके 6-8 वोट पूरे हो जाएंगे। इसलिए पीडीएम की कोई ना ये नाकामी है ना ये कामयाबी है, ये सारी चीज़ें उन हलकों की कामयाबी है जो अभी इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। जिस दिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को सपोर्ट करने वाले उन हलकों ने अपना हाथ उठा लिया या अपना हाथ दूसरी तरफ रख दिया, उस दिन पीडीएम के लिए रावी सब चैन लिख देगा। हिलाली साहब, आपको लगता है कि ये हाथ उठ सकता है, मतलब दूसरी तरह नहीं उठ सकता लेकिन पीछे से हट सकता है, और ये ऑपोजिशन के पास वाकई लोग पूरे हो जाएंगे? नहीं, ये मैं इमरान जो कहा है वो सही कह रहा है, अगर हाथ उठ जाए बिल्कुल सही है, मगर मैं जानना चाहता हूं क्यों उठाएंगे? क्यों उठेगा? यस, अगला सवाल ये। इसलिए सबसे ये चोर डाकुओं को मजीद 5 साल एक एक को और देने के लिए वो हाथ रखेंगे क्यों? सर एक वजह बता दे। हिलाली साहब, परफॉर्मेंस
बैड गवर्नेंस और परफॉर्मेंस जो इमरान खान, वजीर आज़म इमरान खान की अगर कोई वजह बनेगी नाकामी की तो बैड गवर्नेंस और जो परफॉर्मेंस है उनकी बैड परफॉर्मेंस वो बनेगी। क्योंकि ये तो हर बंदा बात कर रहा है ना कि उस तरह से ये हुकूमत या इमरान खान साहब की टीम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई। जब आप उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते तो फिर लोगों के लिए इशू होगा। अच्छा, अब आप देखिए परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं आपको कि परफॉर्मेंस पक्का इम्पैक्ट होता है, मगर इनका परफॉर्मेंस इतना बुरा नहीं है। दूसरी बात यह है कि इनके जो एडवाइजर्स और स्पेशल असिस्टेंट्स और ये हैं, ज्यादातर ये म्यूचुअल कंसेंट से आए हैं, और खास तौर वो की एडवाइजर्स और की पोस्ट में जो लोग हैं। दूसरी बात, आप बात कर रहे थे महंगाई की, और देख आप कहने वाले थे, फिर शमीना ने आपको रोक दिया कि पेट्रोल और ये देखें। मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं जो आपको बिल्कुल पता है कि दो चीजें हैं दुनिया में, तेल और सोना। उसका प्राइस कुछ, इट हैज नथिंग टू डू विद एक गवर्नमेंट का, इट हैज नथिंग टू डू विद दैट। वो जो होता है इंटरनेशनली सेट होता है। हाँ, गवर्नमेंट सब्सिडी दे सकती है, मगर जब आप एक IMF के प्रोग्राम में हैं और वो आपके कंधे पे बैठे हुए हर चीज देख रहे हैं, वो आपको $6 बिलियन कर्ज दिया है और वो वापस चाहते हैं, वो आपको एक मिनट के लिए, लम्हे के लिए मत सोचें कि वो आपको सब्सिडी देने देंगे। तो ये गुड गवर्नमेंट और बैड गवर्नमेंट की बात नहीं है, इट्स ऑब्वियस। अच्छा हिलाली तो मैं ये समझता हूं बिल्कुल सही है। शहबाज शरीफ जो था वो एक डायनामिक सा ऑपरेटर था, अपने लिए तो ज्यादा ऑपरेट कर रहा था, मगर फिर भी बुजदार से लगता है, लोग कहते हैं बेहतर था, मगर दैट इज मार्जिनल। वो इतना फर्क नहीं है कि ये एक बड़ा इदारा जिसका हाथ होता है इन चीजों में, वो खामखा जाके रिकग्नाइज थीव्स जिनके खिलाफ केसेस खुलने वाले हैं, तो आप कहते हैं उनको ले आएंगे, तो फिर हमारे को क्या मैसेज, आप और मुझे फिर ये क्या मैसेज आएगा कि आप अगर इसमें एक चीज और भी ऐड कर लीजिए, चालाक हो और लूटते जाएं। मैं लेती हूँ इमरान साहब से इसका जवाब जो आपने क्वेश्चन किया उनसे, और मैं अपना भी ऐड कर लूं कि वैसे भी आप देखें कि इमरान खान साहब पे आप लाख तनकीद कर लें, गवर्नेंस ये वो, लेकिन उन्होंने मुख्तलिफ इदारों के साथ तो अपनी अच्छी बना के रखी हुई है। उस लिहाज से तो वो कोई ऐसी, इस वक्त ये बात तो हम डिस्कस ही नहीं कर रहे, बात तो कर रहे हैं जो हिलाली साहब कह रहे हैं। हिलाली साहब, आपने जो बैड परफॉर्मेंस या गुड परफॉर्मेंस की बात की, अब बात ये है कि सब्सिडी ना दें पेट्रोल पे। मैं कब कहता हूँ आप सब्सिडी दें, लेकिन आप ये तो ना करें कि उस लेवी की टैक्स की जिसकी आप मसम्मत करते थे, उस लेवी टैक्स की जिसके बारे में आप कहते थे ये जुल्म है, आज आप उसके 30 रुपये करने की कोशिश करें कि उसकी मद में 30 रुपये फी लीटर कर दें और आप इजाफा कर दें। ये जब बात होगी, अब देखें जो समरी तैयार की गई थी आज, जिसको अब हुकूमत, ये वाली हुकूमत वतीरा बना चुकी है कि पहले वो कहते 12-13 सुनवा देते हैं, पहले दिखाते हैं कि तोप दिखा के ना तो अगले को पिस्तौल पे राजी कर लेना। वो 12, अब जो समरी तैयार की थी ओगरा ने, वो लेवी टैक्स 30 रुपये फी लीटर के हिसाब से की थी। उन्होंने कहा जी 12 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ा दें और 10 रुपये फी लीटर डीजल बढ़ा दें। वजीर आजम ने आप पे मेरे पे रहम खाया। हिलाली साहब, आप वजीर आजम का शुक्रिया अदा करें। वजीर आजम साहब ने हम पे रहम खाया और उन्होंने कहा नहीं, हम इतना जुल्म नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसकी कीमत जो है पेट्रोल की 2 रुपए 70 पैसे भी 2 रुपए करके बढ़ती जा रही है, लेकिन इवेंचुअली वो होती है। लेकिन आप ये देखें कि इस महीने हैट्रिक हो गई है, ये तीसरी दफा बढ़ी है, और अब तो हर 15 दिन बाद रिवाइज होती है ना, इसलिए पिछले 2 महीनों में 5वीं दफा, 2 महीने में ही आज 5वीं दफा इजाफा हुआ। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं नाजरीन। परफॉर्मेंस एवेल्युएशन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म का फिनोमेना है, जिसमें ज़ाहिर हर एक का अपना क्राइटेरिया भी है कि किस तरह से एवेल्युएट किया जाए, लेकिन बहरहाल फिलहाल यही नज़र आ रहा है कि इदारे भी अवाम जो हैं हुकूमत के साथ खड़े हैं, लेकिन अवाम ने भी अपोजिशन को शायद उस तरह की नहीं रिस्पॉन्स दिया। फिलहाल अपोजिशन थोड़ा सा हमें लग रहा है रेस्टिंग मोड पे, देखते हैं आगे क्या उनकी हिकमत अमली होती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ हमसाया मुल्क में जो एक हलचल मची हुई है उसके हवाले से बात करते हैं। आखिर ये किसानों की तहरीक कहीं खालिस्तान तहरीक ने हाईजैक तो नहीं कर ली? एक ब्रेक के बाद। मोदी सरकार ने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई कि किसान सरापा एहतजाज हो गए, और उसके बाद वो इतनी बड़ी तादाद में दिल्ली पर आ गए
कि संभाले नहीं संभल रहे। इतना ही नहीं बल्कि उसको सिख जो ख़ास तौर पर बरादरी है वहाँ की, उसकी भी सपोर्ट हासिल हुई। लाल किले पर कब्ज़ा भी कर लिया, फसादात बहुत ज़्यादा हो गए और सूरत हाल बिल्कुल हाथ से निकलती हुई नज़र आ रही है। एक दफ़ा फिर से उनकी जानिब से ऐलान किया गया कि एक बड़ा मुजाहरा वो पार्लियामेंट पे करने जा रहे हैं। और अब तो ये भी हमने सुना है कि खालिस्तान तहरीक की जानिब से बाकायदा अवार्ड का भी, इनाम का भी ऐलान कर दिया गया, जो कि खालिस्तान का परचम लहरा देगा पार्लियामेंट पर। ये क्या हो रहा है इमरान साहब, आपको क्या लग रहा है ये मामला अब किसानों के मुश्किलात और मसाइल से निकल के कुछ जो नज़रियाती चीज़ें हैं उनकी तरफ चला गया? नहीं स्मीना, मैं समझता हूँ ये बड़ी अलमनाक बात है। आप ये देखें कि इंतहाई पुरअमन तरीके से ये एहतजाज जारी था किसानों का, लेकिन वही बात कि मोदी की फाशिस्ट हुकूमत है, उसने क्या किया, उन्होंने किसानों के एक मसले को भारतीय मीडिया के साथ मिलकर पूरा एक सियासी मसला बना दिया और ये साबित करने की कोशिश की कि ये खालिस्तान मूवमेंट जो है उसने ये सारा किया, सिख बरादरी जो है वो बागी है। और ये देखिए, बात को समझे, वहाँ पे किसान हैं कहाँ ज़्यादा, पंजाब में, और पंजाब में ज़्यादा आबादी किसकी है, सिखों की। तो लाजमी है ये बात कि वो फिर सिख ही ज़्यादा एहतजाज में होंगे। लेकिन उन्होंने ये किया कि उन्होंने उसको पूरा एक सियासी रंग देने की कोशिश किया। मैं ये समझता हूँ कि मोदी साहब को चाहिए बाज आ जाएं। अगर सिख बरादरी उनकी जो है वो बागी हो गई ना, तो मोदी साहब वो अभी मोदी को ये याद होना चाहिए कि अभी तक सिख बरादरी 1984 भूली नहीं, वो वैसे चुप बैठे हैं, खामोश बैठे हैं। अगर आप उनको, वो कहते हैं सोए हुए शेर को जगाना, तो ये सब अक़लियतों के साथ एक ही सलूक करना चाहते हैं, सब के साथ एक ही सलूक, तो ऐसे है नहीं। मुसलमान हो या सिख हो, इनका कल्चर दूसरी अक़लियतों से जरा मुख्तलिफ है। ये आपको छोड़ेंगे नहीं, फिर आपको अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। हिलाली साहब, आपको क्या लग रहा है, मुसलमानों के बाद अब क्या सिखों पर भी तंग कर दी जाएगी जमीन, और उसका फिर अल्टीमेटली नुकसान क्या होगा? टुकड़े टुकड़े करवाएंगे क्या ये अपना मुल्क? देखिए, मसला जो है वो सिखों का और गैर सिख का नहीं है इतना, जितना वो उसके पॉलिसी के बारे में। उसका पॉलिसी क्या है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। मोदी कहता है कि 60% जो हमारे लोग हैं, मिसाल के तौर पे वो लेबर जो हैं वो काम करते हैं ज़राए में, एग्रीकल्चर में, मगर उनका जो कंट्रीब्यूशन है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट का वो सिर्फ 16% है। तो ये चल नहीं रहा है मसला, ये ठीक नहीं चल रहा है और मैं इसको ठीक करना चाहता हूँ। मगर मोदी का प्रॉब्लम ये है कि ये तो बड़ा आसान है कहना, मगर कैसे ठीक करेगा ये मोदी को नहीं आता है। जैसे वो डीमोनेटाइजेशन के वक्त उसने कहा डीमोनेटाइज करो, करप्शन और ब्लैक मनी बहुत है, बिल्कुल है, मगर जब वो गया करने के लिए कुछ लोग कहने लगे बड़ा अच्छा रेमेडी है, मगर वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स थे वो तबाह हो गए। हिंदुस्तान तबाह हो गया एज अ रिजल्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन। तो आपको मैं ये बता रहा हूं, मोदी का सिख क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं डर गए हैं ये सिख फार्मर्स। ये कहते हैं मोदी तू बड़ा चालाक है, तुम क्या कह रहे हो, कहते हैं हमारे फसल जो कीमत मिलता है उस पर बेचें। इन अदर वर्ड्स अ फ्लोटिंग रेट। फ्लोटिंग रेट का प्रॉब्लम यह है कि तुम जो लोग भेजोगे हमारे फसल को खरीदने के लिए वो कम कीमत देंगे, वो इसलिए कम कीमत देंगे तो फिर हम क्या करेंगे, हमें बेच के भागना पड़ेगा, माने हमारे को जमीनें बेचने पड़ेंगे। वो तुम चाहते हो, इसलिए तुम बिग कोऑपरेशंस को चाहते हो। तो देखिए ये एक वजह है उसके लिए। तो आपको लगता है कि ये उसी तक महदूद होगा? अच्छा ठीक है, चलिए जी, वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो रहा है। ओके चलिए छोड़िए, फिर कैसे क्या करूं। अच्छा चले, मैं सिर्फ एक लास्ट ही कमेंट है हमारा, एक इससे पहले भी इमरान साहब ने भी शेयर की थी, उसी के हवाले से मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी। आज़ाद कश्मीर के भी कारोबारी हजरात कुछ परेशान हैं, उनका क्या मसला है? देखिए, आज़ाद कश्मीर के जो हैं कारोबारी लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट, उनका ये मसला है कि आपने आज़ाद कश्मीर को एक तरह से ना बिल्कुल जो इमरान खान साहब के, मैं समझता हूँ दोस्त नहीं या मुखालिफ हैं, जो इस तरह के उनसे फैसले करवा रहे हैं। आपने एक SRO जारी कर दिया और उस SRO से हो क्या रहा है कि अब आज़ाद कश्मीर में जो एग्जप्शन दी गई थी ना टैक्सों की, उसका मकसद ये था कि वहाँ पे इंडस्ट्री लगे, वहाँ के लोगों को रोज़गार मिले और वहाँ भी इलाके में तरक्की हो।
अब इन्होंने कह दिया जी इस SRO के जरिए कि उस पर भी 17% टैक्स लगेगा अगर वो वहाँ की बनी चीजें आप पाकिस्तान में लाएंगे। भाई आप क्या उनके साथ क्या सलूक करना चाह रहे हैं? इस तरह तो वो इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी और अगर वहाँ पे किसी को रोजगार मिल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा, तो उसका अल्टीमेटली वहाँ पे ऐसा नुकसान होगा जिसकी हद नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं जी इसको इशू बिल्कुल एड्रेस करना चाहिए। देखते हैं इस मामले में क्या होता है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।